दूध की कीमत। अब बड़े बड़े शहरों में दाइयाँ और नर्सें सभी नजर आती है, लेकिन देहातों में अभी तक जचाछाना रविशेद्दीन की तरह भंगिनों के ही दायरा इक़्तिदार में है, और एक अरसाए दराज तक इसमें इस्लाह की कोई उम्मीद नहीं। बाबू महेश नाथ अपने गांव के जमींदार जरूर थे, तालीम याफ्ता भी थे, जच्चा खाना की इस्लाह की जरूरत को भी तस्लीम करते थे, लेकिन अमली मुश्किलात को क्या करते। देहात में जाने को कोई नर्स राजी भी हुई तो ऐसा मुआवजा तलब किया कि बाबू साहब को सर झुकाकर चले आने के सिवा कोई तदबीर ना सूझी। लेडी डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत ही क्यों कर हो सकती उनका कुलखिद्म तो ठालिबन बाबू साहब की निस्बत मिल्कियत बह होने पर भी पूरा होता। आखिर जब 3 लड़कियों के बाद ये चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गोडर की बहू। बच्चे बेशतर रात ही को पैदा होते हैं। चुनांचे आधी रात को बाबू साहब के चपरासी ने गोडर गोडर की हाक लगाई। चमारों की टोली जाग उठी। गोडर के घर में उस रोजे सीद की महीनों से तैयारी थी। कच्चा था तो यही कि कहीं बेटी न हो जाए, नहीं तो फिर वो ही बंधा हुआ रुपया और वही एक साड़ी मिलकर रह जाएगी। इस मसले पर मियां बीवी में बार बार तबादलाए ख्यालात हो चुका था, शर्तें लग चुकी थीं। गोडर की बहू कहती थी कि अगर अब के बेटा न हुआ तो मुंह न दिखाओ। हाँ, मुंह न दिखाओ। और गोडर कहता था कि देखो बेटी होगी और बीच खेत बेटी पैदा होगी, बेटा पैदा होगा तो मूंछें मुंडवा लूंगा। शायद गोडर समझता था कि इस तरह भंगन में मुछालिसाना जोश पैदा करके वो बेटे की आमद के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। भंगन बोली, अब मुंडवाले मूंछें डाधी जा। कहती थी बेटा होगा, पर सुनते ही नहीं, अपनी रट लगाए। खुद तेरी मूंछें मूंडूंगी, खूंटी तक तो रखूं नहीं। गोडर ने कहा, अच्छा मूड लेना भली मानस, मूंछें फिर निकले ही नहीं। तीसरे दिन फिर जू की तू है, मगर जो कुछ मिलेगा उसमें से आधा रख लूंगा, कहे देता हूँ। भंगन ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बच्चे को गोडर के सपुर्द कर सिपाही के साथ चल दी। गोडर ने पुकारा, अरे सुन तो कहाँ भागी जाती है, मुझे भी तो रोशन चौकी बजाने जाना पड़ेगा। भंगन ने दूर से ही कहा, तो कौन बड़ी मुश्किल है, वही धरती पर लिटा देना और रोशन चौकी बजाना, मैं आकर दूध पिला दिया करूंगी। महेश नाथ के यहाँ अब के भंगन की चूप छातिर की गई। सुबह को हरीरा मिलता, दोपहर को पूरिया और हलवा, तीसरे पहर को फिर और रात को फिर, और गोडर को भी भरपूर परसा मिलता था। भंगन अपने बच्चे को दिन भर में 2 बार से ज्यादा दूध न पिला सकती, उसके लिए ऊपर का दूध मुहैया कर दिया जाता। भंगन का दूध बाबू साहब का बच्चा पीता था और ये सिलसिला 12वें दिन भी बंद न हुआ। मालकिन मोटी ताजी औरत थी, मगर अब की कुछ ऐसा इत्तिफाक की दूध ही नहीं। तीनों लड़कियों की बार इतने इफरात से दूध होता था कि लड़कियों को बदहजमी हो जाती थी। अब की एक बूंद नहीं, भंगन जनाई भी थी और दूध पिलाई भी। मालकिन ने कहा, भंगन हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक जिए बैठी खाती रहना, 5 बीघे मासी दिलवा दूंगी, तेरे पोते तक खाएंगे। और भंगन का लाडला ऊपर का दूध हजम न कर सकने के बायस बार बार के करता और रोज बरोज लागर होता जाता था। भंगन कहती, और मूडन में चूड़े लूंगी, बहू जी कहे देती हूँ। बहू जी, हाँ जोड़े लेना भई, धमकाती क्यों है, चांदी के लेगी या सोने के। वाह बहू जी वाह, चांदी के चूड़े पहन के किसे मुंह दिखाऊंगी, अच्छा सोने के लेना भई, कहती तो हूँ। और ब्याह में कंठा लूंगी और चौधरी गोडर के लिए हाथों के तोड़े। बहू जी, वो भी लेना, वो दिन तो भगवान अब दिखाएंगे। घर में मालकिन के बाद भंगन की हुकूमत थी। मोहरिया, मेहराजन, मजदूर ने सब उसका रौब मानती थीं, यहाँ तक कि खुद बहूजी उससे दब जाती थी। एक बार तो उसने महेश नाथ को भी डांटा था, हंस कर टाल गए। बात चली थी भंगियों की। महेश नाथ ने कहा था, दुनिया में और चाहे कुछ हो जाए भंगी भंगी रहेंगे, उन्हें आदमी बनाना मुश्किल है। इस पर भंगन ने कहा था, मालिक भंगी तो बड़े ब्रो को आदमी बनाते हैं, उन्हें क्या कोई आदमी बनाएगा। ये गुस्ताखी करके किसी दूसरे मोटे पर भला भंगन सलामत रहती, सर के बाल उखाड़ लिए जाते। लेकिन आज बाबू साहब हंसे और टसहा मार कर बोले, भंगन बात बड़े पते की कहती है। भंगन की हुकूमत साल भर तक कायम रही, फिर छिन गई। बच्चे का दूध छुड़ा दिया गया। अब ब्राह्मणों ने भंगी का दूध पीने पर एतराज किया। मोटे राम शास्त्री तो प्राश्चित की तजवीज कर बैठे, लेकिन महेश नाथ अहमत न थे। फटकार बताई,
प्रायश्चित की चूक कही आपने शास्त्री जी, कल तक इसी भंगन का चून पीकर पला, अब प्रायश्चित करना चाहिए। वाह! शास्त्री जी बोले, बेशक कल तक भंगन का चून पीकर पला, गोश्त खाकर पला ये भी कह सकते हो, लेकिन कल की बात कल थी, आज की बात आज है। जगन्नाथपुर में छूत अछूत सब एक साथ खाते हैं, मगर यहाँ तो नहीं खा सकते। खिचड़ी तक खा लेते हैं बाबूजी, और क्या कहें, पूरी तक नहीं रह जाते, लेकिन अच्छे हो जाने पर तो नहीं खा सकते। तो उसके मनी ये है कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ, और क्या राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, चरीब का धर्म अलग। राजा महाराजे जो चाहे खाए, जिसके साथ चाहे खाए, जिसके साथ चाहे शादी ब्याह करें, उनके लिए कोई कैद नहीं। राजा है, मगर हमारे और तुम्हारे लिए तो छुद्म पर बंदिशें हैं। इसका धर्म है, प्रायश्चित तो न हुआ, लेकिन भंगन से उसकी सल्तनत छीन ली गई। बर्तन, कपड़े, अनाज इतनी कसरत से मिले कि वो अकेली न ले जा सकी, और सोने के चूड़े भी मिले, और एक के बदले 2 नई खूबसूरत साड़ियाँ, मामूली नैनसुख की नहीं, जैसी लड़कियों की बार मिली थीं। उस साल चेचक का जोर हुआ, गोडर पहले ही जद में आ गया, भंगन अकेली ही रह गई, मगर कामजू का तू चलता रहा। भंगन के लिए गोडर उतना जरूरी न था जितना गोडर के लिए भंगन। लोग मुंतजिर थे कि भंगन अब गई। फुला भंगी से बातचीत हुई, फुला चौधरी आए, लेकिन भंगन कहीं न गई। यहाँ तक कि 5 साल गुजर गए और मंगल दुबला, कमजोर और दाइम उलमर्ज रहने पर दौड़ने लगा। माँ का दूध नसीब ही न हुआ, दाइम उलमर्ज क्यों न होता। एक दिन भंगन महेश नाथ के मकान का परनाला साफ कर रही थी। महीनों से तलाजत जमा हो गई थी, आंगन में पानी भराने लगा था। परनाले में एक लंबा बांस डालकर जोर से हिला रही थी। पूरा दाहिना हाथ परनाले के अंदर था कि यकायक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाल लिया, और उसी वक्त एक लंबा सा काला सांप परनाले से निकलकर भागा। लोगों ने दौड़कर उसे तो मार डाला, लेकिन भंगन को न बचा सके। ख्याल था कि पानी का सांप है, ज्यादा जहरीला न होगा, इसलिए पहले कुछ खसलत की गई। जब जहर जिस्म में पैवस्त हुआ और लहरें आने लगीं, तब पता चला कि पानी का सांप नहीं, काला सांप था। मंगल अब यतीम था। दिन भर महेश बाबू के दरवाजे पर मंडलाया करता। घर में इतना जूठा बचता था कि से 10-5 बच्चे सैर हो सकते थे। मंगल को कोई तकलीफ न थी, हाँ दूर ही से उसे मिट्टी के एक सकोरे में खाना डाल दिया जाता, और गांव के लड़के उससे दूर दूर रहते थे। ये बात उसे अच्छी न लगती थी। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते हैं, उसके लिए मिट्टी के सकोरे। यूं उसे इस तसरीत का मुतलक एहसास न होता, लेकिन लड़के उसे चिगा कर इस जिल्लत के एहसास को सान पर चराते रहते थे। मकान के सामने एक नीम का दरख्त था, उसी के नीचे मंगल का डेरा था। एक फटाफटा सा टाट का टुकड़ा, 2 सकोरे और धोती जो महेश बाबू के खुशनसीब फ्रॉन सुरेश के उतारे कपड़ों में से एक थी। जाड़ा गर्मी बरसात हर मौसम के लिए वो एक सी आरामदेह थी। यही उसकी खुसूसियत थी, और सख्तजान मंगल झुलसती हुई लू और कड़ाके के जाड़े और मूसलाधार बारिश में जिंदा था और तंदुरुस्त था। बस उसका कोई रफीक था तो गांव का एक कुत्ता, जो अपने हमचश्मों की बदमिजाजियों और तंग जर्सियों से तंग आकर मंगल के जेरे साया आ पड़ा था। खाना दोनों का एक था, कुछ तबीयत भी यकसा थी, और ठालिबन दोनों एक दूसरे के मिजाज से वाकिफ हो गए थे। मंगल ने उसका नाम रखा था टॉमी, मगर टॉमी महेशनाथ के अंग्रेजी कुत्ते का नाम था, इसलिए उसका इस्तेमाल वो उसी वक्त करता जब दोनों रात को सोने लगते। जरा और खिसक कर सो, आखिर में कहा लेटू, सारा टाट तो तुमने घेर लिया। टॉमी कूकू करता और दुम हिलाता, बजाय उसके कि खिसक जाए और ऊपर चढ़ाता और मंगल का मुंह चाटने लगता। शाम को वो एक बार रोज अपना घर देखने और थोड़ी देर रोने जाता। पहले साल फूस का छप्पर गिरा, दूसरे साल एक दीवार गिरी, और अब सिर्फ आधी दीवारें खड़ी थीं, जिसका ऊपर का हिस्सा नोकदार हो गया था। यही उसे मोहब्बत की दौलत मिली थी, वही मज़ा, वही याद, वही कशिश उसे एक बार हर रोज उस वीराने में खींच ले जाती, और टॉमी हमेशा उसके साथ होता था। वो खंडर की मटरूती दीवार पर बैठ जाता और जिंदगी के आने वाले और गुज़िश्ता ख्वाब देखने लगता, और टॉमी दीवार पर कूद जाने की बार बार नाकाम कोशिश करता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे, मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। सुरेश को उस पर रहम आया, या खेलने वालों की जोड़ी पूरी न पड़ती थी।
कुछ ही हो उसने तजवीज की कि आज मंगल को भी खेल में शरीक कर लिया जाए। यहाँ कौन देखने आता है? सुरेश ने मंगल से पूछा। क्यों रे, खेलेगा? मंगल बोला, खिलाओगे तो क्यों न खेलूंगा। सुरेश ने कहा, अच्छा तो हम तीनों सवार बनते हैं और तुम टट्टू बन जाओ, हम लोग तुम्हारे ऊपर सवार होकर घोड़ा दौड़ाएंगे। मंगल ने पूछा, मैं बराबर घोड़ा ही रहूंगा कि सवारी भी करूंगा? ये मसला टेढ़ा था। सुरेश ने एक लम्हा जोर करके कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा, सोच आखिर तू भंगी है कि नहीं। मंगल ने किसी कदर दिलेर होकर कहा, मैं कब कहता हूं कि मैं भंगी नहीं हूं, लेकिन जब तक मुझे भी सवारी करने को न मिलेगी मैं घोड़ा न बनूंगा। तुम लोग सवार बनो और मैं घोड़ा ही बना रहूंगा। सुरेश ने तेहक कुमाना लहजे में कहा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा। उसने मंगल को पकड़ना चाहा, मंगल भागा, सुरेश भी दौड़ा। मंगल ने कदम और तेज किया। सुरेश ने भी जोर लगाया मगर बिस्यार ठोरी ने उसे थुलथुल बना दिया था और दौड़ने से उसका सांस फूलने लगता था। आखिर सुरेश ने रुक कर कहा, आकर घोड़ा बनो वरना कभी पाऊंगा तो बुरी तरह पीटूंगा। तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा, हम भी बन जाएंगे। तुम बाद में भाग जाओगे, इसलिए पहले तुम बन जाओ। मैं सवारी कर लूं फिर मैं बनूंगा। सुरेश ने चकमा दिया। मंगल ने उसके मतलब को बरहम कर दिया। साथियों से बोला, देखो इसकी बदमाशी, भंगी है। तीनों ने अब के मंगल को घेर लिया और जबरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश अपना वजनी जिस्म लेकर उसकी पीठ पर बैठ गया और टुक टुक करके बोला, चल घोड़े चल। मगर उसके बोझ के नीचे करीब मंगल के लिए हिलना भी मुश्किल था, दौड़ना तो दूर की बात थी। एक लम्हा तो वो जब्त किए चौपाया बना खड़ा रहा, लेकिन ऐसा मालूम होने लगा कि रीढ़ की हड्डी टूटी जाती है। उसने आहिस्ता से पीठ सिकोड़ी और सुरेश की रान के नीचे से सरक गया। सुरेश गदसे से गिर पड़े और भोंपू बजाने लगे। माँ ने सुना, सुरेश क्यों रो रहा है? गांव में कहीं सुरेश रोए उनके जकी उल्हिस कानों में जरूर आवाज आ जाती थी, और उसका रोना था भी दूसरे लड़कों से बिल्कुल निराला, जैसे छोटी लाइन के इंजन की आवाज। 1 मिनट में सुरेश आंखें मलता हुआ घर में आया। आपको जब कभी रोने का इत्तिफाक होता था तो घर में फरियाद लेकर जरूर आते थे। माँ चुप कराने के लिए कुछ न कुछ दे देती थी। आप थे तो 8 साल के मगर बहुत बेवकूफ, हद से ज्यादा प्यारे। माँ ने पूछा, क्यों रो रहा है सुरेश? किसने मारा? सुरेश ने रोते हुए कहा, मंगल ने छू दिया। पहले तो माँ को यकीन न आया, लेकिन जब सुरेश तस्मे खाने लगा तो यकीन लाना लाजिम हो गया। उसने मंगल को बुलवाया और डांट कर बोली, क्यों रे मंगलू, अब तुझे बदमाशी सुहाने लगी? मैंने तुझसे कहा था कि सुरेश को छूना नहीं, याद है कि नहीं? बोल। मंगल ने दबी आवाज से कहा, याद है। तो फिर तूने उसे क्यों छुआ? तूने नहीं छुआ तो ये रोता क्यों था? ये गिर पड़े इसलिए रोने लगे। चोरी और सीना जोरी देवी दांत पीस कर रह गईं। मारे तो उसी वक्त स्नान करना पड़ता, कमची तो हाथ में लेना ही पड़ती, और छूत की बर्टी रौ कमची के रास्ते उनके जिस्म में सरायत कर जाती, इसलिए जहां तक गालियां दे सकी दी और हुक्म दिया कि इसी वक्त यहां से निकल जा, फिर जो तेरी सूरत नजर आई तो थून ही पी जाऊंगी। मुस्त की रोटियां खा खा कर शरारत सूझती है। मंगल में चैरत तो क्या होगी, ठोस था। चुपके से अपने सकोरे उठाए, टाट का टुकड़ा बखल में दबाया, धोती कंधे पर रखी और रोता हुआ वहां से चल पड़ा। अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा। यही तो होगा कि भूखों मर जाऊंगा, क्या हर्ज है? इस तरह जीने से फायदा ही क्या? गांव में और कहा जाता, भंगी को कौन पनाह देता, वही अपने बेदरो दीवार की आल थी। जहां पिछले दिनों की यादें उसके आंसू पहुंच सकती थीं, वहीं जाकर पड़ रहा और चूब फूट फूट कर रोया। अभी आधा घंटा भी न गुजरा होगा कि टॉमी भी उसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा, लेकिन जूंजू शाम होती गई, उसका एहसास जिल्लत भी गायब होता गया। बचपन की बेताब करने वाली भूख जिस्म का चून पी पी कर और भी बेपनाह होती जाती थी। आंखें बार बार सकोरों की तरस उठ जातीं। उसने मशवरता टॉमी से कहा, खाओगे क्या? मैं तो भूखा ही लेट रहूंगा। टॉमी ने कूकू करके शायद कहा, इस तरह की जिल्लतें तो सारी जिंदगी सहनी है। फिर जरा देर में दुम हिला होता हुआ उसके पास जा पहुंचा, हमारी जिंदगी इसलिए है भाई। मंगल बोला, तुम जाओ, जो कुछ मिल जाए खा लो, मेरी परवाह न करो। टॉमी ने फिर अपनी सगस्तानी बोली में कहा, अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ ले चलूंगा। एक लम्हा बाद फिर भूख ने तालीस का एक नया पहलू इख्तियार किया, मालकिन तलाश कर रही होगी।
क्यों टॉमी, और क्या बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे? कहार ने उनकी थाली का जूठा निकाल लिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश दोनों की थालियों में घी और मीठी मीठी चीज, हाँ मलाई हमारी आवाज ना सुनाई देगी तो सब का सब घूरे पर डाल देंगे। जरा देख ले कि हमें पूछने आता है। यहाँ कौन पूछने आएगा? कोई ब्राह्मण हो। अच्छा चलो तो वहीं चले, मगर छिपे हुए रहेंगे। अगर किसी ने पुकारा तो मैं लौट आऊंगा, ये समझ लो। दोनों वहां से निकले और आकर महेश नाथ के दरवाजे पर एक कोने में दुबक कर खड़े हो गए। टॉमी शायद इधर उधर जबर लाने चला गया। महेश बाबू थाली पर बैठ गए थे। नौकर आपस में बातचीत कर रहे थे। एक ने कहा, आज मंगलू नहीं दिखाई देता, भूखा होगा बेचारा। मालकिन ने डांटा था, इसीलिए भागा था शायद। मंगल के जी में आया, चलकर इस आदमी के कदमों पर गिर पड़े। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकाला गया, नहीं तो सबेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगल और अंधेरे में खिसक गया। अब क्या उम्मीद की जा सकती थी? महेश और सुरेश थाली से उठ गए। नौकर हाथ मुंह धुला रहा है। अब बाबूजी हुक्का पिएंगे, सुरेश सोएगा। तरीब मंगल की किसे फिक्र है? इतनी देर हो गई, किसी ने नहीं पुकारा, कौन पुकारेगा? मंगल आध घंटे तक वहां दुबका रहा, किसी ने उसका नाम न लिया। उसने एक लंबी सांस ली और जानना चाहता था कि उसने उसी कहार को एक थाल में जूठा खाना ले जाते देखा। शायद घूरे पर डालने जा रहा था। मंगल अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ गया। अब सब्र न हो सकता था। कहार ने कहा, अरे तू यहाँ था? हमने कहा कहीं चला गया। ले खाले, में फेंकने ले जा रहा था। मंगल ने कहा, मैं तो बड़ी देर से यहाँ खड़ा था। कहार ने कहा, तो बोला क्यों नहीं? मंगल बोला, डर लगता था। मंगल ने कहार के हाथ से थाल ले लिया और उसे ऐसी नज़र से देखा जिसमें शुक्र और एहसानमंदी की एक दुनिया छिपी हुई थी। फिर वो दोनों नीम के दरख्त के नीचे हसबे मामूल खाने लगे। मंगल ने एक हाथ से टॉमी का सर सहला कर कहा, देखा पेट की आग ऐसी होती है, लात की मारी हुई रोटियां भी न मिलती तो क्या करते? टॉमी ने दुम हिलाई। सुरेश को अम्मा ही ने पाला है टॉमी। टॉमी ने फिर दुम हिला दी। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता। टॉमी ने दुम हिला दी। और मुझे दूध का ये दाम मिल रहा है। टॉमी ने फिर दुम हिला दी।